गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्वेश्चन 3 उसमें सिंपल मल्टीपल पार्शियल कोरिलेशन एंड लीनियर नॉन लीनियर कोरिलेशन इतना कंप्लीट किया था। अब क्वेश्चन नंबर 4 आगे देख रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 स्टेट वेरियस मेथड्स ऑफ मेजरिंग कोरिलेशन। कोरिलेशन मेजर करने की जो अलग अलग मेथड्स है उसके बारे में लिखना है। तो 4 मेथड है कोरिलेशन मेजर करने के लिए। सबसे पहला है स्कैटर डायग्राम, दूसरा कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, देन थर्ड मेथड इज रैंक कोरिलेशन बाय स्पीयरमैन एंड फोर्थ मेथड है कॉन्करेंट डेविएशन मेथड। अब उसके अंदर से स्पीयरमैन और कॉन्करेंट डेविएशन ये दो मेथड आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन स्टेट द मेथड्स बोला है तो हम सभी मेथड्स बताएंगे। ठीक है, कॉन्करेंट डेविएशन मेथड। तो स्टेट वेरियस मेथड्स ऑफ मेजरिंग कोरिलेशन। कोरिलेशन मेथड मेजर करने की मेथड्स कौन सी है? स्कैटर डायग्राम या फिर ग्राफिकल मेथड। गुजराती में આપણે એને વિકર્ણ આકૃતિની રીત કહેતા હતા, આલેખની પદ્ધતિ પણ કહેવાય। कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कार्ल पियर्सन का कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन उसको कहते हैं प्रोडक्ट मोमेंट मेथड। तो मैंने फर्स्ट डे बताया होगा प्रोडक्ट मोमेंट मेथड मतलब कार्ल पियर्सन ની ગુણન પ્રઘાતની રીત। उसके बाद रैंक कोरिलेशन मेथड क्रमांक सहसंबंधની રીત बाय स्पीयरमैन, स्पीयरमैन की क्रमांक सहसंबंध की। फिर कॉन्करेंट डेविएशन मेथड। तो ये दो मेथड आपके सिलेबस में नहीं है, इसके सम्स नहीं देखे हमने, इसके सम्स देखे। स्कैटर डायग्राम अभी ड्रॉ करना बाकी है। ठीक है, तो ये दो मेथड आपके सिलेबस में है, ये दो मेथड नहीं है, लेकिन स्टेट वेरियस मेथड्स वाला क्वेश्चन आए तो चारों चार मेथड आपको लिखना है। अंडरस्टैंड? चलो आगे देखते हैं। तो स्कैटर डायग्राम और ग्राफिकल मेथड, कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दैट इज प्रोडक्ट मोमेंट मेथड, रैंक कोरिलेशन मेथड बाय स्पीयरमैन एंड कॉन्करेंट डेविएशन मेथड। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन स्कैटर डायग्राम। अब स्कैटर डायग्राम क्या है? तो एक्स एक्सिस के ऊपर वेरिएबल x की वैल्यूज बताएंगे और y एक्सिस के ऊपर वेरिएबल y की वैल्यूज बताएंगे, और जो पॉइंट्स है प्लॉट डाउन करेंगे ग्राफ पेपर के ऊपर, तो हमको जो डायग्राम मिलेगा उस डायग्राम को हम कहेंगे स्कैटर डायग्राम या फिर उसका दूसरा नाम है डॉट डायग्राम। स्कैटर डायग्राम और डॉट डायग्राम। ठीक है, variable x की value are presented on x axis and value of variable y are presented on y axis. The points are plotted down on a graph paper. This is known as scatter diagram or dot diagram. इसको हम scatter diagram या dot diagram कहेंगे। वैल्यू ऑफ x को x एक्सिस पे बताना है, वैल्यू ऑफ y को y एक्सिस पे बताना है। अंडरस्टैंड? तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन था उसके अंदर व्हाट इज स्कैटर डायग्राम, मीनिंग मतलब व्हाट इज स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम क्या है? ठीक है, तो उसका मीनिंग दिया हुआ है आपको पैम्पलेट के अंदर, देखना मैंने आपको बताया। वैल्यू ऑफ x इज प्रेजेंटेड ऑन x एक्सिस एंड वैल्यू ऑफ y इज प्रेजेंटेड ऑन y एक्सिस। द पॉइंट्स आर प्लॉटेड डाउन ऑन अ ग्राफ पेपर। दिस इज नॉन एज स्कैटर डायग्राम और डॉट डायग्राम। ठीक है, इट ग्राफिक मेथड। अब इट के बाद इज लिख देना पैम्पलेट के अंदर। इट इज ग्राफिक मेथड मतलब आलेखनी पद्धति है ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल के बीच की रिलेशनशिप फाइंड करने के लिए ये ग्राफिकल मेथड है। टेक द वैल्यूज ऑफ वन वेरिएबल अलोंग द एक्स एक्सिस एंड द वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल अलोंग वाई एक्सिस। मतलब किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को हम एक्स एक्सिस पे बताएंगे और किसी दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को हम वाई एक्सिस पे बताएंगे। फॉर ईच पेयर ऑफ एक्स एंड वाई वैल्यूज, एक्स અને वाई ની દરેક જોડ માટે पेयर होती है ना, जैसे कि आपको ब्रैकेट के अंदर दिया है 10 12, तो 10 जो है वो x है और 12 जो है वो y है। तो पेयर्स हम x एक्सिस एंड y एक्सिस पे बताएंगे। प्लॉटेड डॉट ऑन अ ग्राफ पेपर, ग्राफ पेपर के ऊपर डॉट बनाएंगे। डॉट मतलब बिंदुओं મેળવીશું। The diagram of dots so obtained, આવી રીતે જે dots થી डायग्राम મળે છે is called scatter diagram और dot diagram। उसको scatter diagram भी कहते हैं या फिर dot diagram कहते हैं। Then B,
एक्सप्लेन हाउ स्कैटर डायग्राम हेल्प्स इन स्टडिंग कोरिलेशन। स्कैटर डायग्राम कोरिलेशन स्टडी करने में किस तरह से हेल्पफुल है वो बताना है। बिटवीन टू वेरिएबल्स इन रिस्पेक्ट करना है। RESPEDT छपा है, उसकी जगह पे आपको करना है RESPECT इन रिस्पेक्ट ऑफ बोथ नेचर एंड एक्सटेंट। नेचर मतलब एनो प्रकार, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव प्लस है माइनस है तो वो नेचर हुआ। और एक्सटेंट, एक्सटेंट मतलब प्रमाण, हाई डिग्री है लो डिग्री है ना, हम ऐसा लिखते थे तो उसको कहते हैं एक्सटेंट, प्रमाण। और हाउ डज इट हेल्प इन स्टडिंग कोरिलेशन। कोरिलेशन स्टडी करने के लिए स्कैटर डायग्राम किस तरह से यूजफुल है उसके बारे में लिखना है। हाउ इट इज यूजफुल, वो कैसे उपयोगी है, કેવી રીતે એ ઉપયોગી છે એના વિશે લખવાનું છે। नेचर ऑफ कोरिलेशन, डायरेक्शन ऑफ कोरिलेशन। अब नेचर ऑफ कोरिलेशन में क्या है, राइजिंग टेंडेंसी होगा या फॉलिंग टेंडेंसी होगा। ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे तो राइजिंग टेंडेंसी मतलब नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है तो उसको हम कहेंगे राइजिंग टेंडेंसी। ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है तो उसको हम कहेंगे फॉलिंग टेंडेंसी। तो राइजिंग टेंडेंसी होगा उसको कहेंगे हम पॉजिटिव कोरिलेशन, और फॉलिंग टेंडेंसी होगा घटती दिशा में हसे देन वी विल से इट इज नेगेटिव कोरिलेशन। नीचे से ऊपर जा रहा है राइजिंग टेंडेंसी बढ़ती दिशा देन इट इज पॉजिटिव कोरिलेशन। ऊपर से नीचे आ रहा है फॉलिंग टेंडेंसी देन उसको कहेंगे हम नेगेटिव कोरिलेशन। याद रहेगा, राइजिंग टेंडेंसी बढ़ती दिशा देन इट इज पॉजिटिव कोरिलेशन, एंड फॉलिंग टेंडेंसी ऊपर से नीचे की ओर फॉलिंग टेंडेंसी तो उसको कहेंगे हम नेगेटिव कोरिलेशन। इफ द प्लॉटेड डॉट shows rising tendency, अंडरलाइन करना, rising tendency बढ़ती दिशा from lower left hand corner to upper right hand corner। डाई बाजू नीचे थी जमणी बाजू ऊपરની तरफ rising tendency बढ़ती दिशा में पॉइंट्स आवશે, कोरिलेशन इज सेट टू बी पॉजिटिव। ऐसे कोरिलेशन को हम पॉजिटिव कोरिलेशन कहेंगे। ऑन द अदर हैंड इफ द प्लॉटेड डॉट shows falling tendency घटती दिशा from अपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर टू लोअर राइट हैंड कॉर्नर। डाई बाजू ऊपर थी जमणी बाजू नीचेना तरफ घटती दिशा में बिंदु आवेला हशे देन कोरिलेशन इज सेट टू बी नेगेटिव। नाउ एक्सटेंट ऑफ कोरिलेशन, सहसंबंधनु प्रमाण। अब डायग्राम 1 डायग्राम 2 इस तरह से आपको दिया है, ड्रॉ नहीं किया है, मैं यहाँ ड्रॉ करके बता रहा हूँ आपको। डायग्राम 1 ठीक है, यहाँ x लिखना है, यहाँ y लिखना है और इधर 0 लिखना है। सभी पॉइंट्स एक ही लाइन में बताएंगे, नीचे से ऊपर स्ट्रेट लाइन में सभी पॉइंट्स है, नीचे से ऊपर की ओर है, नीचे से ऊपर की ओर। तो यहाँ लिखेंगे हम परफेक्ट पॉजिटिव। डायग्राम 1 है उसके बाजू में आप लिख देना परफेक्ट पॉजिटिव। कोरिलेशन दैट इज R इक्वल टू 1, परफेक्ट पॉजिटिव नीचे से ऊपर की ओर। दूसरा डायग्राम देखो, यहाँ फ्रॉम लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर टू अपर राइट हैंड कॉर्नर। डाई बाजू नीचे थी जमणी बाजू ऊपરની तरफ ऑन स्ट्रेट लाइन एक ज रेखा में बिंदु आवेला हशे देन इट इज नोन एज परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। दूसरा डायग्राम है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। डायग्राम 2 एक्स वाई, यहाँ 0 लिखना है। डायग्राम 2 के अंदर आप लिखेंगे परफेक्ट नेगेटिव। परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन दैट इज R इक्वल टू -1। अब परफेक्ट नेगेटिव में ऊपर से नीचे की ओर स्ट्रेट लाइन के अंदर सभी पॉइंट्स होंगे, ऊपर से नीचे एक लाइन के अंदर पॉइंट्स है, तो इसको हम कहेंगे परफेक्ट नेगेटिव। ऊपर से नीचे, ये नीचे से ऊपर था, ये ऊपर से नीचे, परफेक्ट नेगेटिव। R इक्वल टू -1 मिलेगा, समझ गए। चलो देन डायग्राम नंबर 3।
ये ड्रॉ करना है आपको, ठीक है। डायग्राम नंबर 3, डायग्राम नंबर 3 के अंदर आप लिखेंगे हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव, हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव के अंदर नीचे से ऊपर की ओर पॉइंट्स होंगे, एक लाइन में नहीं होंगे लेकिन स्ट्रांगली एक दूसरे से नजदीक होंगे, इस तरह से। तो इसको कहते हैं हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव। राइजिंग टेंडेंसी, पॉइंट्स आर इन नैरो बैंड, नैरो बैंड, नैरो એટલે સાંકડો અને बैंड એટલે પટ્ટો, नैरो बैंड में पॉइंट होंगे और नीचे से ऊपर मतलब राइजिंग टेंडेंसी में होंगे, तो उसको कहेंगे हम हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। देन डायग्राम नंबर 4, x y 0, डायग्राम 4। इसमें लिखना है हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव, हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन। हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन, उसका मतलब पॉइंट्स फॉलिंग टेंडेंसी में होंगे, ऊपर से नीचे, लेकिन नैरो बैंड में होंगे, एक दूसरे से नजदीक होंगे, एक लाइन में नहीं मिलेंगे लेकिन एक दूसरे से नजदीक मिलेंगे। तो इसको कहते हैं डायग्राम नंबर 4 हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन। समझ गए? परफेक्ट पॉजिटिव स्ट्रेट लाइन नीचे से ऊपर, परफेक्ट नेगेटिव स्ट्रेट लाइन ऊपर से नीचे, हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव नैरो बैंड नीचे से ऊपर, हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव नैरो बैंड ऊपर से नीचे। तो ये 4 डायग्राम मैंने ड्रॉ किए, दिख रहा है आपको? कौन से नंबर में ड्रॉ करना है वो मैंने नंबर लिखा है यहाँ, डायग्राम 1, डायग्राम 2, डायग्राम 3, डायग्राम 4। अभी 5, 6, 7 बाकी है, ठीक है। तो ये 4 डायग्राम पहले ड्रॉ कर दो पैम्पलेट के अंदर, वीडियो को पॉज करके पैम्पलेट के अंदर ये 4 डायग्राम ड्रॉ कर दो, जहां जो कुछ लिखा है वो लिख लो। समझ गए ना? ओके, कर दो इतना पहले। चल नाउ डायग्राम नंबर 5 एंड डायग्राम नंबर 6, 7, ठीक है। डायग्राम नंबर 5 देखो, डायग्राम नंबर 5 के अंदर क्या करना है, तो स्कैटर डायग्राम ड्रॉ करेंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इस तरह से आपको दिया हुआ है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यहाँ 0 लिखना है। डायग्राम नंबर 5 यहां लिखना है लो डिग्री ऑफ पॉजिटिव, लो डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। इसका मतलब होगा वाइड बैंड के अंदर पॉइंट्स होंगे, वाइड बैंड पौड़ा पट्टा में, राइजिंग टेंडेंसी नीचे से ऊपर की ओर टेंडेंसी होगी, इस तरह से। ये देखो वाइड बैंड के अंदर पौड़ा पट्टा में पॉइंट्स देखाय छे, बट नीचे थी ऊपर जता देखाय छे, देन इट इज नोन एज लो डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। वाइड बैंड पौड़ा पट्टा में नीचे थी ऊपर, पौड़ा पट्टा में नीचे थी ऊपर, फ्रॉम लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर टू अपर राइट हैंड कॉर्नर, राइजिंग टेंडेंसी इन वाइड बैंड, वाइड बैंड, वाइड WID, वाइड मतलब पौड़ो, बैंड पट्टो, पौड़ा पट्टा में बिंदु हशे। देन लो डिग्री ऑफ पॉजिटिव, देन लो डिग्री ऑफ नेगेटिव, वाइड बैंड फॉलिंग टेंडेंसी, वाइड बैंड फॉलिंग टेंडेंसी, ऊपर से नीचे की ओर आएंगे पॉइंट्स, इस तरह से पौड़ा पट्टा में देखाय छे, ठीक है। ऊपर से नीचे की ओर वाइड बैंड पौड़ा पट्टा में पॉइंट्स हशे। डायग्राम नंबर 6 है ये,
इसके अंदर लिखेंगे हम लो डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन, लो डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन, वाइड बैंड राइजिंग टेंडेंसी, लो डिग्री ऑफ पॉजिटिव, वाइड बैंड फॉलिंग टेंडेंसी, लो डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन। समझ गए? फिर उसके बाद लास्ट पॉइंट, डायग्राम नंबर 7। एब्सेंस ऑफ लीनियर कोरिलेशन, एब्सेंस ऑफ लीनियर कोरिलेशन ગુજરાતીમાં કહેવાય સુરેખ સહસંબંધનો અભાવ। एब्सेंस ऑफ लीनियर कोरिलेशन, सुरेख सहसंबंधનો अभाव। यहां पे r आपको मिलेगा 0 when points are in haphazard manner। हैफाजार्ड मैनर मतलब अस्त व्यस्त स्वरूप है, पॉइंट्स जो है वो रेन्डमली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, बिंदुओं जे छे यादृच्छिक रीते विखराયેલા હશે, इस तरह से। कैसे? कौन सी लाइन में कुछ पता नहीं चलेगा, दिख रहा है पॉइंट्स आर, अब ये राइजिंग टेंडेंसी है, फॉलिंग टेंडेंसी है, कैसे? गमे तेम स्वरूपे विखराયેલા હશે, અસ્તવ્યસ્ત સ્વરૂપે। पॉइंट्स आर प्लॉटेड इन हैफाजार्ड मैनर, हैफाजार्ड मैनर मतलब अस्तव्यस्त स्वरूपे पॉइंट्स विखराયેલા હશે। देन इट इज नोन एज एब्सेंस ऑफ लीनियर कोरिलेशन, सुरेख सहसंबंधનો अभाव। तो यहां पे आपको r का वैल्यू कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। ठीक है, तो स्कैटर डायग्राम के अंदर हमने 7 पॉइंट्स कंप्लीट किए। तो उसके अंदर आपने 1, 2, 3, 4 नंबर के डायग्राम्स पहले ड्रॉ किए, अब 5, 6, 7 नंबर के ड्रॉ कर दो। ठीक है, उसके आगे मैं पढ़ा रहा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 हमने कंप्लीट किया स्कैटर डायग्राम वाला। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन डिस्क्राइब कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एक्सप्लेन करना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ये नहीं करेंगे तो भी चलेगा, हम नहीं कर रहे, निकाल दो चलेगा, एग्जाम में आने वाला नहीं है, अभी जाने देते। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इंटरप्रेट कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कार्ल पियर्सन का कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, उसका इंटरप्रिटेशन करना है। तो अब ये इंटरप्रिटेशन के यहाँ आपको पैम्पलेट के अंदर जो पॉइंट्स दिख रहे हैं वो मत करना। मैंने सम्स स्टार्ट किए इस चैप्टर के, तो सबसे पहले पहला फॉर्मूला लिखा होगा, उसके बाद इंटरप्रिटेशन के 7 पॉइंट्स लिखा है। मैं बताता हूँ, r इक्वल टू +1 होगा या -1 होगा, तो हम क्या लिखते हैं? परफेक्ट ब्लैंक कोरिलेशन। प्लस है तो परफेक्ट पॉजिटिव, माइनस है तो परफेक्ट नेगेटिव। r इक्वल टू 0.90 से 0.99 के बीच में हुआ तो हम लिखते हैं वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन। r इक्वल टू प्लस और माइनस 0.75 टू r इक्वल टू प्लस और माइनस 0.89, तो हम लिखते हैं हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन। r इक्वल टू प्लस और माइनस 0.50 टू r इक्वल टू प्लस और माइनस 0.74, तो हम लिखते हैं मॉडरेट डिग्री ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन। r इक्वल टू प्लस और माइनस 0.25 टू r इक्वल टू प्लस और माइनस 0.49,
तो हम लिखते हैं लो डिग्री ऑफ पॉजिटिव और लो डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन। R इक्वल टू प्लस सॉरी R इक्वल टू प्लस और माइनस 0.24 और लेस तो हम लिखते हैं वेरी लो डिग्री ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन। R इक्वल टू 0 मिलता है तो हम लिखते हैं एब्सेंस ऑफ लीनियर कोरिलेशन। तो ये जो इंटरप्रिटेशन के 7 पॉइंट्स हमने पहले से लिखा के रखे वो इसके आंसर में लिखना है, मतलब यहां आंसर आपको लिखना है बुक में से, फ्रॉम बुक માંથી આન્સર લખવાનું, ચોપડામાં લખેલું છે એની અંદરથી લખવાનું। क्वेश्चन नंबर 8, स्टेट मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट। कोरिलेशन कोएफिशिएंट के मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज लिखना है, देखना पैम्पलेट के अंदर मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट। कोरिलेशन कोएफिशिएंट के मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज। फर्स्ट पॉइंट, कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 to +1। कोरिलेशन कोएफिशिएंट का वैल्यू हमेशा -1 से +1 के बीच में मिलेगा। फिर छपा नहीं है, लिख देना -1 तक ही लिखा है, -1 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन इक्वल टू +1। यह फर्स्ट पॉइंट हुआ। सेकेंड पॉइंट, कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। मतलब प्लस माइनस करो x के अंदर या मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो x y के अंदर, प्लस करो माइनस करो मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो, आंसर में r के कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, बिकॉज दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। इसका मतलब ऐसा हुआ कि फॉर एग्जाम्पल हम dx ऐसा लिखते हैं x माइनस a अपॉन सी एक्स, dy ऐसे लिखते हैं y माइनस b अपॉन सी वाई। इसका मतलब मैंने a माइनस किया b माइनस किया, इसको कहेंगे चेंज ऑफ ओरिजिन। डिवाइड बाय सी एक्स किया, डिवाइड बाय सी वाई किया, तो इसको कहेंगे चेंज ऑफ स्केल। तो r एक्स वाई जो होगा वही r dx dy भी होगा। चेंज करने से r का वैल्यू नहीं बदलता है। देन थर्ड पॉइंट, r एक्स वाई इक्वल टू r वाई एक्स, मतलब x और y के बीच का कोरिलेशन कोएफिशिएंट और y एंड x के बीच का कोरिलेशन कोएफिशिएंट दोनों इक्वल होंगे। पहले x फिर y लिखते हैं, उसकी जगह पे पहले y फिर x करो, फिर कोरिलेशन फाइंड करो, आंसर वही रहेगा। देन कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट। ગુજરાતીમાં આપણે એને એવું કહેતા હતા કે સહસંબંધાંક એ બે નિયત સંબંધાંકોનો ગુણોત્તર મધ્યક છે। इसका मतलब ऐसा हुआ कि r(xy) का जो वैल्यू मिलेगा, r(xy) का जो वैल्यू मिलेगा वो प्लस और माइनस √byx * bxy होगा। ये क्या है? तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x एंड इट इज रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन y। ગુજરાતીમાં y નો x પરનો નિયત સંબંધાંક ને આને કહેવાય x નો y પરનો નિયત સંબંધાંક, એ બંનેનું મલ્ટીપ્લિકેશન કરીને એનું રૂટ કાઢીશું તો જે વેલ્યુ મળશે એ સહસંબંધાંકની કિંમત હશે। એટલે સહસંબંધાંક એ બે નિયત સંબંધાંકોનો ગુણોત્તર મધ્યક છે। ફિફ્થ પॉइंट, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। अब x आपको हाइट दिया है सेंटीमीटर में और y आपको वेट दिया है किलोग्राम में, उसकी जगह पे हाइट सेंटीमीटर की जगह पे मीटर में दे देंगे और वेट किलोग्राम की जगह पे पाउंड में दिया है। तो x और y के यूनिट्स चेंज हुए तो उससे r की वैल्यू में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि r की जो वैल्यू है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी यूनिट ऑफ मेजरमेंट। मापना कोई पण एकम थी मुक्त है। आर हम फाइंड करके लाते हैं, हाइट और वेट का डेटा दिया हुआ है, आर हम फाइंड करके लाए तो फाइनल आंसर जो आर का मिलता है वहां हम सेंटीमीटर भी नहीं लिखते, किलोग्राम भी नहीं लिखते, इंचेस भी नहीं लिखते, कुछ भी नहीं लिखते हैं। क्यों? बिकॉज आर इज फ्री फ्रॉम एनी यूनिट ऑफ मेजरमेंट। देन लास्ट पॉइंट, इफ एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल
दे आर अनकोरिलेटेड बट कन्वर्जन इज नॉट ट्रू। ये बट वाला निकाल दो। एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट, दे आर अनकोरिलेटेड। दो वेरिएबल अगर इंडिपेंडेंट दिए है तो उसके बीच में कोई कोरिलेशन मिलने वाला नहीं है। एक डिपेंडेंट होना चाहिए, एक इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अंडरस्टैंड? तो ये मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन हमने देख लिया। 1 to 6 तक के पॉइंट्स लिख देना। क्वेश्चन नंबर 6 लिखने की जरूरत नहीं है। आज हमने कौन से कंप्लीट किए? तो 3 क्वेश्चन कंप्लीट किए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। 5, 6, 7 3 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए। क्वेश्चन 4 भी देखा, वो शॉर्ट क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6 नहीं 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 इतना लिख देना फ्रॉम पैम्पलेट माथी लखजो। ये होमवर्क लिख रहा हूं। होमवर्क करना है फ्रॉम पैम्पलेट्स क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7 एंड क्वेश्चन 8। तो यहाँ हमारे इस चैप्टर की थियरी खत्म हो गई। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब इस चैप्टर के एमसीक्यू देखेंगे बेटा। बाय एवरीवन।